10 दिनों की इस कोशिश को कारगर साबित होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है कि जो दोनों फ़िरक़ैन हैं उनके अंदर जंग बंदी के हवाले से विल कितनी मौजूद है। हम देखते हैं कि जो तीनों राउंड्स अभी तक हुए हैं इस जंग के, 1 जून 2025 में हुआ, फिर फ़रवरी के अंदर, और फिर एमओयू का साइन होना, और अब तीसरा जो राउंड है ये जारी है। और इन तीनों राउंड्स के अंदर ना एक बात बड़ी कॉमन है, और वो है कि अपर हैंड जो है वो पहले राउंड में भी ईरान का ही था, दूसरे राउंड में भी ईरान का ही था, और थर्ड राउंड में भी ईरान का ही है। इस वक्त जिस तरह के प्रेशर्स जो हैं अमेरिका जो फेस कर रहा है या ट्रंप फेस कर रहा है ना, उनको हम 3 एम्स के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है मार्केट, पहला एम, दूसरा एम जो है वो मिड टर्म है, और तीसरा एम जो है वो म्यूनिशन है। अब ये वो तीनों प्रेशर हैं जो कि पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, और मिलिट्री से जिनका ताल्लुक है। डोनाल्ड ट्रंप के तीनों राउंड्स के अंदर यही वो तीनों प्रेशर हैं जिन्होंने या तो जंग को रिज्यूम करने पर भी मजबूर किया इनको, या दोबारा से जंग करने पर डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा वेपन ईरान के पास है जो कि न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा तगड़ा और पावरफुल है। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो है वो आप चला नहीं सकते होते, वो आपने डेटर्स के लिए रखा होता है, वो एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे आप रखते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा बॉम्ब है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, एक ऐसी बारगेनिंग चिप है ईरान के पास कि जो अल्टीमेटली वो किसी भी कीमत पर इसको खोने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त आप देखते हैं कि एमओयू भी जो साइन हुआ है, और एमओयू के साइन होने के बाद फ़ौरन से जो इसकी वायलेशन का आगाज़ है वो अमेरिका की तरफ से हो चुका था, जब मार्को रूबियो ने आर्टिकल नंबर 1 की वायलेशन की और लेबनान के साथ एक एग्रीमेंट किया, और जिसमें जंग बंदी के हवाले से बात की गई थी। और फिर हमारे पास जेडी वैंस की वो स्टेटमेंट भी लाइव टीवी पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इन 60 दिनों को रीफिल करने के लिए, ग्लोबल जो ऑयल इंडस्ट्री है उसको रीफिल करने के लिए इस्तेमाल करने का कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के पीछे जो बदनीयती कार फरमा थी एमओयू के पीछे भी, और अल्टीमेटली वो इन 60 दिनों को, क्योंकि म्यूनिशन की सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन तमाम 60 दिनों के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने यूरोप से किस बड़ी तादाद में असला जो है वो इस खित्ते की तरफ लेके आए, और रीफिल करने के लिए टाइम गेन किया गया है इस 60 दिनों के अंदर भी। डॉक्टर फानी साहब, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं अमेरिका की इसमें बदनीयती तो मौजूद है, अगर हम एक तरह से मान लें कि अपनाए हुर्मुज़ का अगर इख्तियार अमेरिका हासिल कर भी लेता है, तो उसके पास क्या तरीक़ाकार होगा उसको इतनी दूर से बैठ के ऑपरेट करने का, उसके ऊपर अपना हक जताने का, या उसके ऊपर अपना इक़्तिदार जमाने का? क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल अमर होगा कि ईरान के दरवाजे के ऊपर बैठ के और अपनाए हुर्मुज़ को ऑपरेट किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बॉडी बैग्स जो है वो भी इनको मिल रहे हैं। अमरीकी जो फ़ौजी हैं उनका पेंटागन ये बता रहा है कि उनका रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, उनकी तफसीलात नहीं दी जा रही, वो जिंदा हैं या मर गए हैं, ज़ख्मी हालत में हैं, कहाँ पर हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त बॉडी बैग्स चाहिए? वो अपनी सियासत इस तरह से चमकाना चाहते हैं कि हम ईरान पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान हमारे लिए वबाल जान बन चुका है, या हमारे लिए अमवात की वजह बन रहा है? क्या होने क्या जा रहा है, या क्या कर रहा है इस वक्त अमरीका? देखिए, पहले सवाल के जो पहला हिस्सा है उसकी तरफ आते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो खारग आइलैंड के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है। बिल्कुल ये मुमकिन तो है कि वो कब्ज़ा कर सकता है, क्योंकि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड? ऑफ कोर्स यूएसए। कौन सबसे ज़्यादा मतलब इसको अब्जॉर्ब करने की पेन रखता है, और वो ईरान है। तो वो कब्ज़ा तो कर लेगा खारग आइलैंड के ऊपर, लेकिन उसको मेंटेन रखना और सस्टेन करना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस लोकेशन के अंदर खारग आइलैंड है, अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड आते हैं तो थोड़े से साहली पट्टी के बाद आप देखते हैं कि वहाँ से जो ईरान के सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिले हैं वो शुरू हो जाते हैं, और उन पहाड़ी सिलसिलों के अंदर हर 1 मील के बाद वहाँ पे आपको रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे कि एक 1915 के अंदर जो डार्डनल स्ट्रेट्स के साथ बरतानवी फ़ौज के साथ हुआ था, कि वहाँ पे 2.5 लाख बरतानवी फौजें जो थी, उन्होंने डार्डनल स्टेट को अबूर तो कर लिया था कि हम इसको कब्जा कर लेंगे तो ऑटमन एम्पायर को हम तोड़ देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर जो ऑटमन फोर्सेस थी, अगर तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन जो जियोग्राफिकल बेनिफिट्स हासिल थे उन फोर्सेस को, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ी पसपाई बरतानवी फौज को उठानी पड़ी थी। बिल्कुल अमेरिका खारग आइलैंड पे आ सकता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड ला सकता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना उसके ये एक बड़ा चैलेंज होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी
अगर थोड़ा सा हम बात करें, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और 10 दिन ब्रेक के लिए भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं, वज़ीर दाखिला ईरान के, वो गुज़श्ता रोज़ पहुँचे हैं पाकिस्तान। सिकंदर मोमिनी IRGC के साथ, ईरान इंटेलिजेंस के साथ उनके बहुत अहम ओहदों पर रहे, करीबी उनका ताल्लुक भी है। लेकिन ये जो दौरा है, एक तो इसका एजेंडा क्या, क्योंकि फील्ड मार्शल से भी उनकी मुलाकात, वज़ीर आज़म के साथ, वज़ीर दाखिला के साथ, क्या ये अमेरिका ईरान जंग के तनाजुर में दौरा है या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या जो बॉर्डर मैनेजमेंट के मामलात हैं उस पर फोकस किया जाएगा इस दौरे में? देखिए, इस वक्त जाहिर बात है सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ईरान, US और इसराइल की वॉर ही है, क्योंकि अमेरिका ने इसको वायलेट किया है और दोनों जो अफ्रीक हैं ना, है ना, वो MOU को मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे उन्होंने लिया है और दोनों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अब उस इंटरप्रिटेशन को लेके अमेरिकन ये कहते हैं कि ईरान ने वायलेट किया है, ईरान ये कहता है कि अमेरिका ने वायलेट किया है। अब पाकिस्तान में उन वज़ीर दाखिला का आने का मकसद ये है कि अमेरिका की जो गारंटी है, देखिए सालिसी तो हम कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान पहले दिन से कर रहा है कि हमारे भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं इस जंग के अंदर, लेकिन उसकी गारंटी अमेरिका की कौन देगा? ईरान जो है उसका मुद्दा ये है और वो तमाम रीजनल ममालिक को भी यही कहते हुए और पूछते हुए नजर आ रहा है कि मैं जंग बंदी की तरफ आ जाता हूं। और ये भी मैंने जो MOU साइन किया था और ये जो मेरी सफारती कोशिश थी, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि दुनिया ये ना कहे कि मैं जो है वो रॉग स्टेट बन गया हूं या सफारतकारी के ऊपर मेरा एतमाद नहीं है। मैंने पूरी दुनिया के सामने एक एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट की वायलेशन जो है वो पहले दिन से ही अमेरिका की तरफ से होना शुरू हो गई थी। उसका आर्टिकल नंबर 5 हो, उसका आर्टिकल नंबर 1 हो और अल्टीमेटली उनके जो एसेट्स को अनफ्रीज करने की बात की गई थी वो भी वहीं पे है। और ईरान को भी ये नजर आ गया था जो सबसे बड़ा मसला है ना इन दोनों के दरमियान में, वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। आप उस ट्रस्ट को ब्रिज करने के लिए फिर सालिसों का जो किरदार है वो बढ़ जाता है कि वो कैसे गारंटी दें अमेरिका की कि अमेरिका दोबारा से ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा फ़ानी साहब, तो अभी क्योंकि ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान फिर से ईरान के कहने पर या अमेरिका की आमादगी पर दोबारा से कोशिश कर सकता है? और अगर कोशिश करता है तो किसको राम करना होगा, को राम करना ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होगा? क्योंकि जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट तो है और ईरान तो इन पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, कि अमेरिका हमेशा से वायलेट करता आया है, अपने ही मुआहिदों को तोड़ता आया है, तो फिर क्या मुश्किल अमर रहेगा ईरान को इस चीज़ के लिए एग्री कर पाना? देखिए, पाकिस्तान भी ना पहले दिन से, अगरचे तो 1947 के बाद से ही, बल्कि जब 79 में इनकलाब ईरान हुआ था तब से लेके आज तक पाकिस्तान ने इंतहाई खूबसूरती के साथ एक टाइट रोप पे चलते हुए डिप्लोमेसी के एक बैलेंस को मेंटेन किया है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान और दीगर गल्फ कंट्रीज़ के दरमियान। लेकिन अब जंग के हालात के अंदर ये चीज़ और मुश्किल होती जा रही है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा, तकरीबन 50-60 लाख जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरान जो है उसके साथ आपका 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। और यमन की सूरत हाल भी जो उसमें एस्केलेशन आ रही है, हम देखते हैं कि बाब अल मंदेब को बंद करने के भी इशारे हो रहे हैं और हौतीज और सऊदी अरेबिया का भी आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है। तो ये वो सारे के सारे मामलात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो भी सफारती तौर पर अच्छा खासा दबाव में है, जिस तरीके से दीगर रीजनल ममालिक दबाव में है कि अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल एस्केलेट कर जाती है और पाकिस्तान हैड एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है आपका, और दूसरी तरफ आपके साथ ईरान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर है और आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बरादर ममालिक हैं आपके दोनों। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की तो हत्तुल वसा ये कोशिश है कि एक तवाज़ुन को कायम करते हुए जो डी एस्केलेट किया जाए सूरत हाल को, और ईरान और अमेरिका जो है उनको दोबारा से MOU की तरफ लाया जाए। आप कितने पर उम्मीदें हैं डॉक्टर साहब के पाकिस्तान इस कोशिश में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं खबरें ये भी हैं कि क्योंकि IRGC का होल्ड इस वक्त ज़्यादा है फैसला साजी के अंदर भी, और ये जो एक एग्रेसिव अप्रोच है हमलों की सूरत में, ये भी उन्हीं के फैसलों की वजह से हो रहा है। और कहीं ये सोच भी पाई जाती है कि पाकिस्तान इस मीडिएशन में अमेरिका की तरफ उसका टिल्ट ज़्यादा रहा है, तो इस तासुर को ज़ायल करना ये कितना मुश्किल अमर होगा? और ये जो एक बार फिर से हमलों में तेज़ी आई हुई है, इसको रोकने में पाकिस्तान किस हद तक कामयाब होता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि सऊदी अरब बहरहाल हमारी भी रेड लाइन है। देखिए, पाकिस्तान तो इंतहाई नेक नीयती के साथ एक सफारतकारी का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट भी किया है, और दिन रात हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत ने अपना किरदार अदा किया है।
हाँ, अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, हर मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि हर तरह के लोग होते हैं और वो एक ही एक्ट के ऊपर आपको मल्टीपल ओपिनियन सुनने को मिलती हैं, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी। लिहाजा नेगेटिव ओपिनियंस को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हम अपनी सफारतकारी के अमल को रोक देंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते का एक इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान पहले भी सफारतकारी के तौर पर अपना बेहतरीन किरदार अदा करता रहा और तीसरा सिग्नेटरी था इस MOU का, और आगे भी ये करता जाएगा। जो आपने बात की कि आप कितनी उम्मीद है कि ये MOU जो है वो दोबारा से सीज फायर की तरफ चले जाएगी। देखें, जो दो चोक पॉइंट है ना, वो इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं। आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज है और बाब अल मंदेब है। अब ये कहीं जा नहीं सकते हैं। इस पूरी जंग के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैसला कुन होगी वो ये होगी, हु कैन अब्सॉर्ब मोर पेन। ऑफ कोर्स दैट इज ईरान। तो अल्टीमेटली जब ईरान के ऊपर आप डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं ना, तो ईरान इलाकाई ताकतों की एनर्जी फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करता है और उसका इम्पैक्ट फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे होता है और ग्लोबल इकोनॉमी अल्टीमेटली फिर ट्रंप को प्रेशराइज करती है। तो ये एक प्रेशर का साइकिल है। ईरान के ऊपर आया, रीजनल ममालिक पे आया, ग्लोबल इकोनॉमी पे आया और फिर ट्रंप के ऊपर आया। तो ट्रंप बहुत ज़्यादा देर तक इसको आगे प्रोलॉन्ग कर नहीं सकते। अगरचे बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको फॉरएवर वॉर में तब्दील होता हुआ भी देख रहे हैं कि ये एक लंबी जंग जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर या इराक के अंदर उनको लड़ना पड़ी थी, कुछ इसी तरह का मामला यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो सबसे मेन फैक्टर है, जो मुझे पूरी उम्मीद रखता है, वो इकोनॉमी का जो फैक्टर है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ग्लोबल जो इकोनॉमी है इस जंग को बर्दाश्त कर नहीं सकती है और अल्टीमेटली ग्लोबल इकोनॉमी इन दोनों फ्रीकैन को उन पॉइंट्स के ऊपर ले आएगी जो दोनों को कुछ कंसेंसस के ऊपर जो है वो एग्री कर। बिल्कुल सही, जो इस खित्ते के हक में भी हो और दुनिया के मफाद में भी हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब मौजूद थे, माहिर आलमी अमूर।